ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले टेंशन के बारे में बात कर लिया और उसके न्यूमेरिकल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सो इफ़ यू वांट टू डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स, देन यू कैन गो फॉर द प्रीवियस वीडियोज़। ओके, सो नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ये कैसे टाइप का बिल है? ये एक ऐसा टाइप का फोर्स है बेटा। स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपको बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो स्प्रिंग फोर्स इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट मतलब किसी भी चीज का अपोज करता है। नाउ हमारे दिमाग में आएगा ये कौन सी चीज का अपोज करता है? सो इट अपोजेस द एफ एक्सटर्नल फोर्स। उसके मैग्नीट्यूड को भी अपोज करने की कोशिश करता है और उसके डायरेक्शन को भी। और हम सबको पता है अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर गेन करना है तो अपोजिट जितने भी फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम अचीव कर पाता है। समझ नहीं आया? इधर देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स। स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो के एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या बेटा अपना स्प्रिंग, के क्या अपना स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्स क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है जिससे बॉडी मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या अपना डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें कि एक वॉल से मैंने स्प्रिंग को हैंग आउट कर लिया है और उससे एक बॉडी लटका हुआ है। तो बॉडी लटका हुआ है तो नीचे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या है अपना mg एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा लगेगा? इट अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्स। अपोजेस मतलब इस पॉइंट के लिए अवे, क्योंकि इस पर नीचे mg लग रहा है इसलिए ऊपर साइड में स्प्रिंग लगेगा। अब ध्यान रखना, जैसे इस पॉइंट के लिए वैसे जैसे अभी सेम टेंशन का काम किए थे वैसा ही स्प्रिंग भी काम करता है सेम। तो इस पॉइंट के लिए देखे तो डाउनवर्ड और इस पॉइंट के लिए देखे तो अपवर्ड। हमको ध्यान रखना रहेगा किस बॉडी के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो हमको तो वॉल से कोई लेना देना नहीं है, जिससे हैंग आउट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको बॉडी से लेना देना। तो बॉडी के लिए देखे ऊपर के एक्स, बॉडी के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बेटा तो देखना ध्यान से, धर्मासेम ऊपर क्या रहा अपना के एक्स और नीचे क्या रहा अपना mg, सो के एक्स बराबर mg। ऐसा करके मैं बैलेंस कर सकता हूँ फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर दो स्प्रिंग हो और दो बॉडीज अगर हो तो कैसे करें, ध्यान से देखना। वही काम है कि दो स्प्रिंग लटके हुए हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और इसका k2 है। नीचे वाले का k2 है, ऊपर वाले का k1 है। दो मासेस भी लटके हुए हैं, एक m1 का दूसरा m2 का। सो M2 के लिए नीचे कौन सा लगेगा? M2G। नीचे कौन सा लग रहा होगा? M2G। अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊं बेटा तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड साइड में कितना M2G, ऊपर साइड में कितना स्प्रिंग है इसलिए K2X2 क्यों? क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K2 और मैंने ये कंसिडर किया कि X2 डिस्प्लेसमेंट नीचे है, X2 पोजीशन नीचे है। ओके, तो ये तो K2 बराबर M2G, K2X2 बराबर M2G, ये पहला इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ M1 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर ध्यान से देखिएगा आप, M1 का बनाऊं तो M1 के लिए नीचे क्या लग रहा है? M1G लग रहा है, ठीक है, M1G लगा दो। इस पॉइंट के लिए नीचे साइड में क्या K2X2 भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो नीचे साइड में K2X2 भी लग रहा है। इस पॉइंट के ऊपर साइड में क्या लग रहा है? इस पॉइंट के ऊपर साइड में क्या लग रहा है? इस पॉइंट के ऊपर साइड में क्या लग रहा है? K1X1 लग रहा है, ठीक है, लगा दो K1X1। जो चीज लग रहा है उसको आप लगाते हुए चलो। सो K1X1 ऊपर साइड में, M1G नीचे साइड में, K2X2 नीचे साइड में। ओके, चलो यहां तक होने के बाद इक्वेशन लिख लेते हैं। सो K1X1 इज इक्वल टू M1G प्लस K2X2। बिल्कुल सही है, K1X1 इज इक्वल टू M1G नीचे साइड में प्लस K2X2 भी नीचे साइड में लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब K2X2 का वैल्यू है M2G, पहले निकाल के बैठे हम लोग, टैलेंटेड इंसान है, पहले ही निकाल के बैठे हैं। ठीक है, तो K2X2 इज इक्वल टू M2G, तो K2X2 की जगह पर क्या लग दिया? M2G, यस। तो K1X1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? G को कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2। ऐसा नहीं लग रहा है, अगर इसी चीज को अगर मैं रोप से रिप्लेस करके देखूं तो एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। अगर इसी चीज को मैं रोप से रिप्लेस करके देखूं तो क्या होगा, समझते इसी पॉइंट को। हुआ यह है कि इस पॉइंट पर यहाँ पर एक ब्लॉक है M1 का और यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है कितना? M2 का। ओके, यहाँ पर टेंशन अपना क्या आ जाएगा? T2 और यहाँ पर अपना टेंशन क्या आ जाएगा? T1।
ओके, हमको T1 और T2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 बराबर, T2 किसको होल्ड कर रहा है, M2 को, तो M2G। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा अपना, डायरेक्टली ओनली M2G। और T1 की जगह पर, T1 को अगर इस रस्सी खींचूंगा तो ये वाला ब्लॉक भी आएगा, ये वाला ब्लॉक भी आएगा। सो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, दोनों के वैल्यूज को, दोनों के मास को वो होल्ड कर रहा है। सो M1 प्लस M2 इंटू जी, M1 प्लस M2 इंटू जी। ऐसा नहीं लग रहा है, देखो तो T1 के जगह पर जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है K1x1, तो M1 प्लस M2 इंटू जी, M1 प्लस M2 इंटू जी। और K2 के लिए, K2x2 के जगह पर T2 है, तो T2 इज इक्वल टू M2G, M2G। मतलब अगर हमको स्प्रिंग से डर लगे और रस्सी से अगर प्यार हो जाए तो हम स्प्रिंग के जगह पर रस्सी को रिप्लेस करके अपने वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, रस्सी की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है और स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है। कब ये बातें ध्यान रखनी, जब कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड कटिंग ऑफ रोप आएगा तब आपको समझ में आएगा ये पॉइंट बहुत अच्छे से कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है और रोप की प्रॉपर्टी क्या होती है। अदरवाइज आप स्प्रिंग को रोप की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं, स्प्रिंग को रोप की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं और आपके आंसर्स भी बिल्कुल करेक्ट आएंगे। ओके बच्चों।